हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने कल चर्चा की थी कि भारत में मध्य प्रदेश की स्थिति के बारे में हम बात करेंगे, तो ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, तो उससे पहले मध्य प्रदेश की भारत में क्या स्थिति थी, पहले मैं आपको ये बताऊंगी। और फिर 1956 के बाद 2000 तक मध्य प्रदेश में कितने जिलों का गठन हुआ, छत्तीसगढ़ को कितने जिले दिए गए, और 2000 के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिलों का फिर से गठन हुआ और आज की स्थिति में टोटल कितने जिले मध्य प्रदेश के पास हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अच्छा, आप ये जो देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, यहाँ पर मैंने ये जो मैप लगाया है आपके लिए, इसमें आप देख रहे हैं कि ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि मध्य प्रदेश में ये बी सी और ए जो भी है, जनरली बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये ए पार्ट क्या है, किस हिसाब से इसे डिज़ाइन किया गया और कैसे ये बी पार्ट है। तो जब हमारे यहाँ ब्रिटिश शासन हुआ करता था, तो जो ए भाग है, तो भाग ए जो है वो ब्रिटिश शासन के पूर्णतः अधीन हुआ करता था। मतलब इस पर पूर्णतः नियंत्रण किसका होता था? ब्रिटिश सरकार का हुआ करता था। और इसकी चर्चा हमारे संविधान के भाग 6 में की गई है। ये अभी भी हमारे भाग 6 में है, जिसका वर्णन हमें अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 में इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी हमें मिलती है। ठीक है। भाग बी जो हुआ करता था, वो जो बड़े राजा हैं, जो जिनकी बड़ी रियासतें हैं, राजा रजवाड़े हैं, तो उनके अंडर में जो बड़े-बड़े राज होते थे, उसे बी कहा जाता था। हमारे मध्य प्रदेश में ये भाग पश्चिम में था, जिसकी 2 राजधानी थी, उज्जैन और ग्वालियर। इसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। तो भाग बी उसे कहा जाता था। ठीक है। यहाँ पर मैंने एक कुछ शॉर्ट नोट्स भी डाले हैं, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, तो ये आप अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। बाकी मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ। तो जो सी भाग था, अब हम सी भाग की ओर चलते हैं। जो सी भाग था, वो कुछ छोटी रियासतें हुआ करती थी। ओके। तो वो जो भाग बी है, भाग बी का वर्णन हमें भाग 7 में मिलता है, और जो भाग सी है, जो छोटी रियासतें हुआ करती थी, उसका वर्णन हमें भाग 8 में मिलता है। मतलब मिला करता था। अभी तो भाग 7 और भाग 8 में अन्य चीजें हैं, क्योंकि ये भाग 7 और भाग 8 को हटा दिया गया था आजादी के बाद। अभी भाग डी हम देखते हैं, तो भाग डी जो है, वो ऐसे भाग हुआ करते थे जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में उसका वर्णन मिलता था। आर्टिकल 243 के अंतर्गत उसको संविधान में रखा गया था। ठीक है। फिर क्या हुआ ना कि वही स्थिति हमारे मध्य प्रदेश में थी। ठीक है। तो मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे कि भाग ए जो था, सीपी प्रोविंस, बरार, छत्तीसगढ़, ये वाला एरिया था, इसे इस पर पूर्णतः नियंत्रण जो था ब्रिटिश सरकार का था। इसकी राजधानी मध्य प्रदेश में नागपुर रहा करती थी। ऐसे ही भाग बी में हम देखेंगे, भाग बी में बड़ी रियासतें थी, जैसे ग्वालियर रियासत है, इंदौर रियासत है, इंदौर होलकर रियासत थी, सिंधिया रियासत थी। इसकी 2 राजधानी थी। 6 महीने इंदौर रहा करती थी, 6 महीने इसकी राजधानी ग्वालियर रहा करती थी। भाग सी में हम आते हैं, तो भाग सी में छोटी रियासतें थी, जो जैसे कि भोपाल रियासत हो गई, विंध्य प्रदेश हमारा जो राजधानी यहाँ की रीवा थी। तो ये क्षेत्र जो था वो भाग सी के अंतर्गत आता था। ठीक है। अभी इसमें एक जो संवैधानिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख लेते हैं कि पहले भाग बी और भाग सी का वर्णन क्रमशः भाग 7, भाग 8 में मिलता था, और भाग डी का वर्णन भाग 9 में मिलता था। भाग बी जो थे, उन्हें प्रीवी पर्स दिया जाता था, जैसे 26वें संविधान संशोधन के द्वारा कुछ 1976 समथिंग कुछ में हुआ था वो, जिसे इंदिरा गांधी ने समाप्त कर दिया था। क्योंकि प्रीवी पर्स क्यों दिया जाता था? जो राजे रजवाड़े थे, तो उन्होंने शर्त रखी थी कि अगर हमें भारतीय संघ में हमें मिला लिया जाएगा, तो उसके बाद हमें हमारे जो खर्चे हैं वो किस प्रकार चलेंगे, क्या होगा। तो उसके लिए उन्हें जब मिलाया गया, तो उन्हें घोषणा कर दी गई कि भाई हम आपको प्रीवी पर्स देंगे, जिसके अंतर्गत आपको एक पर्टिकुलर फंड रहेगा जो आपको एलोकेट कर दिया जाएगा। बाद में जब 26वां संविधान संशोधन हुआ, तो उसे इंदिरा गांधी ने समाप्त कर दिया। ऐसे ही
मध्य प्रदेश में हमारा जो बी पार्ट है वो उस वैसे स्टेट जो थे वो हमने बी के अंतर्गत रखे थे, भाग बी के अंतर्गत। ओके, अभी इसे क्या किया गया, भाग 7 व भाग 8 जो थे इन्हें समाप्त किया गया और उन्हें पुनः सातवें संविधान संशोधन के द्वारा उसे हटा दिया गया और जो भाग 9 था उसे भाग 8 में रख दिया गया, जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन मिलता है। ठीक है, और फिर जो भाग 9 है वो पुनः लाया गया 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है, जो 29 विषय के अंतर्गत 243 में जिनका वर्णन, अनुच्छेद 243 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है, जो 1992 समथिंग में लाया गया, 73वां संविधान संशोधन। अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में जो पार्ट ए और जो पार्ट बी और पार्ट सी है, उनकी राजधानी मैंने आपको बता दी कि पार्ट ए की राजधानी, जिसके अंतर्गत सीपी, बरार, बघेलखंड, छत्तीसगढ़, कुछ पार्ट महाकौशल, महाराष्ट्र, इसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी, ये आते थे। और मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है, ये इंदौर और ये जो ग्वालियर था, इसकी राजधानी इंदौर थी और 6 महीने इंदौर, 2 राजधानियां थी एक्चुअली, तो 6 महीने इंदौर रहा करती थी और 6 महीने ग्वालियर रहा करती थी। पार्ट सी की चर्चा हम कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत भोपाल आता था। ये हम 1956 के पहले की बात कर रहे हैं। इसकी राजधानी थी रीवा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि कैसे कौन कौन से जिले जो हैं इसके अंतर्गत आते थे और 1956 के पहले कितने जिले थे। तो मध्य प्रदेश में 1956 के पहले 43 जिले थे। ठीक है, जिसमें से कि कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिसमें मराठी बोली जाती थी। छत्तीसगढ़ के कुछ भाग ऐसा था जो अभी हम स्थिति जिसमें रह रहे हैं, तो सीपी बरार का जो कुछ क्षेत्र था उसमें मराठी भाषा बोली जाती थी। तो पहले जो मतलब स्टेट राज्यों का गठन हुआ करता था, उसमें कोई भी मतलब ओनली प्रशासनिक स्तर पे एक बोल सकते हैं कि जैसे जैसे ब्रिटिश सरकार जहाँ रूल कर रही है, जहाँ राजा रजवाड़ाओं ने अपनी सत्ता स्थापित कर रखी है, उस हिसाब से पहले विभाजन हुआ करता था। तो एक ये वर्गीकरण था जिसके आधार पे मतलब पहले चर्चा हुई कि किस आधार पे वर्गीकरण किया जाए, तो धर आयोग का गठन किया गया 1948 में। स्वतंत्रता के बाद धर आयोग का गठन किया गया कि किस आधार पर, प्रशासनिक आधार पर या भाषा के आधार पर, किस आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। तो धर आयोग ने कहा कि प्रशासनिक आधार पर ही वर्गीकरण किया जाना चाहिए। फिर भी कुछ लोगों को कुछ डाउट रहे कि धर आयोग की रिपोर्ट की हमें फिर से जांच करनी चाहिए, तो उसके लिए एक और समिति बनाई गई, जिसने कहा कि जो जेवीपी समिति थी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया उसमें शामिल थे। तो इन्होंने भी ये कहा कि वर्गीकरण जो होना चाहिए वो प्रशासनिक आधार पर ही होना चाहिए, भाषा के आधार पर वर्गीकरण को उन्होंने मना कर दिया। फिर भारत में कई ऐसे छोटे छोटे जो राज्य थे, तो उनमें एक्चुअली दक्षिण साइड के जो राज्य थे उनमें मांग उठती रही कि भाषा के आधार पर ही गठन होना चाहिए राज्यों का। तो उसी वक्त हैदराबाद जो स्टेट था उसमें श्री रमल्लू कोटा रमैया करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने वे अनशन पर बैठ गए और 98 दिन अनशन पर बैठ के हुए उनकी मृत्यु हो गई। तो उसके चलते हैदराबाद जो स्टेट था दक्षिण में, वहाँ विद्रोह भड़क गया, जिसकी वजह से जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने 1952 में, जो लास्ट कुछ दिसंबर 1952 में उन्होंने ये घोषणा कर दी कि हम भाषा के आधार पर ये कर देंगे, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कर देंगे। पर गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1953 में इसका गठन हुआ भाषा के आधार पर। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला, ये एमपीपीएससी में प्रश्न भी आ चुका है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। अभी
जब आंध्र प्रदेश का गठन हो गया है तो यह स्थिति पैदा होती है कि अभी सभी राज्यों का गठन भाषा के आधार पर हमें करना पड़ेगा। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई 1953 में, दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो 1955 में सौंपी और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया, जिसके बाद 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 नवंबर 1956 में भाषा के आधार पर मध्य प्रदेश का भी गठन किया गया। तो इसके अंतर्गत 2 श्रेणियां बनी, मतलब एक राज्य श्रेणी थी, एक केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी थी। तो जिसके अंतर्गत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। ये भी इस बार की एमपीपीएससी का एक क्वेश्चन रहा है कि कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बने। तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। अभी एक और कुछ सवाल इसमें से छोटे-छोटे पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे और राज्य पुनर्गठन आयोग कब लाया गया। तो स्थापना तो राज्य पुनर्गठन आयोग की 1953 में हुई थी, दिसंबर 1953। और इसके पहले अध्यक्ष जो रहे वो फजल अली रहे। 2 और सदस्य थे उसमें, के एम पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू। तो ये हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग था। राज्य पुनर्गठन आयोग के हिसाब से अगर हम देखते हैं कि कैसे भाषा के आधार पर मध्य प्रदेश का गठन किया गया, क्योंकि 1956 से पहले तो मध्य प्रदेश की ये स्थिति रही थी। तो हम ये देखेंगे कि इसमें कुछ क्षेत्र, जैसे मैंने आपको बताया कि मराठी बोलने वाले थे, तो 8 ऐसे क्षेत्र थे जो मराठी बोलने वाले क्षेत्र थे, जिन्हें हमें बंबई राज्य को देना पड़ा। जो आज का महाराष्ट्र है वो पहले बंबई राज्य कहलाया जाता था। तो 8 क्षेत्र जो थे वो हमने बंबई राज्य को दे दिए। तो 8 क्षेत्र कौन से थे वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे मेरे पास यहाँ पर नोट्स में है। पहला था अकोला, दूसरा अमरावती, तीसरा चांदा, चौथा भंडारा, 5वां यवतमाल, 6वां वर्धा, 7वां नागपुर और 8वां बुल्ढाना। अकोला, अमरावती, चांदा, भंडारा, यवतमाल, वर्धा, नागपुर और बुल्ढाना, ऐसे 8 क्षेत्र थे जो मराठी भाषी थे और हमने जिन्हें बंबई राज्य को दे दिया। अब ये एक चीज हो गई। तो यहाँ से ये 8 क्षेत्र हमने बंबई राज्य को दे दिए। अब आते हैं हम पश्चिमी क्षेत्र की तरफ। तो यहाँ पर भी थोड़ा अस्त व्यस्त था कि जैसे कि राजस्थान के पास हमारा जो अभी हमारे पास सिरोंज तहसील है वो राजस्थान के पास थी, और राजस्थान के पास अभी एक जो सुनील टप्पा करके गांव है वो मध्य प्रदेश के साथ हुआ करता था। तो हमने क्या किया, यहाँ आप देख सकते हैं कि पार्ट बी में से मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का एक गांव था सुनील टप्पा, जो हमने राजस्थान को दिया। मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का एक गांव था सुनील टप्पा, जो हमने दिया राजस्थान को। और राजस्थान के पास कोटा जिले में एक सिरोंज तहसील थी जो विदिशा में आज आती है, तो हमने उसे विदिशा में सम्मिलित किया। तो ये 2 चेंजेस यहाँ पर किए। तो 1956 से पहले ये टोटल जिले अभी जो हमने दे दिए और जो हमने ले लिए उन सबको मिलाकर मध्य प्रदेश के पास कितने जिले थे, 43 जिले थे। मध्य प्रदेश में करंट की स्थिति में उस टाइम पे 1956 तक कितने जिले थे, 43 जिले थे। अभी हम देखते हैं कि कैसे 43 जिले जो थे, अभी तो करंट स्थिति में हमारे पास 52 जिले हैं। तो ये एक सफर है जिलों की संख्या का, जिसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि कैसे 1 नवंबर 1956 से 1 नवंबर 2000 तक कितने जिले थे, फिर 1 नवंबर 2000 के बाद जिलों की यात्रा कैसी रही, ये सब हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के समय जिलों की संख्या थी 43। अभी ये 43 जिले 1 नवंबर 2000 तक आते आते जिलों की संख्या हो गई 61। 1 नवंबर 2000 तक आते आते 61 जिले हमारे पास थे, जिसमें से कि 16 जिले हमने छत्तीसगढ़ को दिए। हमारे पास रह जाते हैं 1 नवंबर 2000 के बाद 45 जिले। 2000 तक 61 जिले और 1 नवंबर 2000 में जब छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है तो हमारे पास जिले बचते हैं 45 जिले। ठीक है, अब 45
जिले से हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा गया है एमपीपीएससी में जिलों के बारे में, तो आप याद रखिएगा कि जब भारत में जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया, तब एमपी बनाया गया, तब जिले थे 43, और जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तब थे 45। अब हम जिलों की यात्रा देख लेते हैं। 45 जिले हमारे पास एमपी के पास थे। 1972 में हमारे पास 26 जनवरी 1972 में फिर से 2 जिलों को बनाया गया। सीहोर की एक तहसील थी भोपाल, तो भोपाल को जिला बनाया गया। अच्छा, भोपाल को राजधानी तभी बना दिया गया था, उसकी घोषणा तभी कर दी गई थी 1956 में। भोपाल जिला कब बना? 26 जनवरी। ये 2 ऑप्शंस आते हैं, 26 जनवरी, 26 नवंबर। आप कंफर्म कर लीजिएगा इसे। तो 26 जन 1972 को भोपाल जिला बनाया गया और राजनांदगांव बनाया गया। राजनांदगांव अभी छत्तीसगढ़ के पास है। ठीक है, अभी ये हम 1956 के बाद की बात कर रहे हैं कि टोटल 61 जिले कैसे हुए थे। ठीक है, वो 45 जो जिले थे वो उसके बाद की हम बाद में स्थिति बताएंगे। अभी हम 43 से 61 कैसे हुए इसकी जानकारी हम ले रहे हैं। 1983 को एक जिला पुनर्गठन आयोग भी बना, जिसके अध्यक्ष बी.आर. दवे थे। जो पहले ही अध्यक्ष थे वो बी.आर. दवे ही थे। तो इनकी सिफारिश के आधार पर क्या हुआ ना, 10 जिले और बनाए गए। 25 मई 1998 को 10 जिलों का और गठन किया गया। अभी 2 जिले बन गए हैं, 43 + 2 45 हो गए हैं। ठीक है, अभी 4 जिले, जिसमें से 10 जिले बनाए गए, जिसमें से 4 जिले हमारे मध्य प्रदेश के पास हैं, 6 जिले जो छत्तीसगढ़ के पास चले गए। तो 4 जिले कौन से हैं? बड़वानी, जो कि खरगोन से अलग हुआ, ये मैंने आपको कल बताया था। श्योपुर, जो मुरैना से अलग हुआ। कटनी, जबलपुर से अलग हुआ। डिंडोरी, मंडला से अलग हुआ। तो ये 4 जिले हैं, बड़वानी, श्योपुर, कटनी और डिंडोरी। ये 4 जिले मैंने यहाँ लिख लिए हैं आपके लिए। 3 जून 1998 को ही एक और समिति बनी, सिंघदेव समिति। इन्होंने 6 जिले और बने, जिनमें से 3 जिले मध्य प्रदेश के पास हैं, 3 जिले छत्तीसगढ़ के पास चले गए। सिंघदेव समिति जो थी, उनकी सिफारिश पर 6 जिलों का और निर्माण हुआ, जिसमें से 3 जिले हमारे मध्य प्रदेश के पास हैं। हरदा होशंगाबाद से अलग होकर बना। उमरिया शहडोल से अलग होकर बना। नीमच मंदसौर से अलग होकर बना। हरदा, उमरिया और नीमच। ठीक है, अभी ये 45, 10, 55, उसके बाद 6 ये बन गए हैं, तो 61। ये टोटल 61 जिले हो जाते हैं हमारे पास, जिसमें से 16 जिले हमने छत्तीसगढ़ को दे दिए, तो मध्य प्रदेश के पास अब 45 जिले बचे। अभी इन 45 जिलों से स्टिल जो 52 अभी जिले हैं, उन तक की यात्रा हम एक बार देख लेते हैं। 15 अगस्त 2003 को 3 जिले बने, अशोकनगर, अनूपपुर, बुरहानपुर। अशोकनगर गुना से अलग होकर बना। अनूपपुर शहडोल से अलग होकर बना। बुरहानपुर खंडवा से अलग होकर बना। 17 मई 2008 को अलीराजपुर झाबुआ से अलग होकर बना, जो कि हमारा पश्चिमोत्तर जिला है। 24 मई 2008 को, ये दोनों एक ही ईयर में हुए हैं, बस डेट इनकी अलग है। 17 मई 2008, 24 मई 2008। तो सिंगरौली जो है वो सीधी से अलग होकर बना, जो कि हमारा पूर्वोत्तर जिला है। अलीराजपुर पश्चिमोत्तर, सिंगरौली पूर्वोत्तर। ये दोनों एक ही सन में बने, 2008 में, 17 मई 24 में। अब देखिए कि 2008 के बाद कुछ नहीं हुआ। 2013 में हम सीधे आते हैं। 2013 में आगर मालवा शाजापुर से अलग होकर बना, ये मैंने आपको कल बताया था। 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा शाजापुर से अलग होकर बना। 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी टीकमगढ़ से अलग होकर बना, जिसके अंतर्गत 3 तहसील आती हैं। अभी जब चुनाव की घोषणा हुई थी, उस टाइम पे 3 जिले और प्रस्तावित किए गए थे। एक है मैहर, दूसरा है नागदा, तीसरा है चांचौड़ा। चांचौड़ा गुना से, नागदा उज्जैन से और मैहर सतना से अलग करके 3 प्रस्तावित जिले बनाने की घोषणा की गई। अभी तक बने नहीं है, तो इनकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो आगे जाकर ये बन सकते हैं, पर अभी वर्तमान में जो है वो 52 जिले हमारे मध्य प्रदेश में हैं। ठीक है, तो ये है हमारे मध्य प्रदेश में जिलों की स्थिति।
कितने जिले कैसे बने, क्या बने। आप बस एक छोटा-सा ये एक जो है दिमाग में बना लीजिए कि 43 उसके बाद 45 पहले कम थे, उसके बाद 45 बचे, अब नाउ 52 हैं। 61 थे, उसमें से 16 हमने छत्तीसगढ़ को दे दिए, तो हमारे पास 45 बचे। तो ये एक साधारण सी जानकारी थी। चलिए, आज के लिए इतना मैं कवर कर लिया है मैंने। तो मैं आगे आपके लिए भारत की मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में एक और वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें जो कितने भौगोलिक प्रदेशों को मध्य प्रदेश को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बाँटा गया है और उनकी क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूँ। चलिए।